हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में। फॉर्म में करेक्शन करने का लिंक दोस्तों खुल चुका है। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और कुछ गलती से कोई मिस्टेक हो गई थी या फिर कोई एंट्री दोस्तों गलत हो गई थी, तो आयोग आपको एक और मौका दोस्तों देने जा रहा है और फॉर्म में करेक्शन का लिंक आयोग के द्वारा खोल दिया गया है। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि कौन-कौन इसमें करेक्शन कर सकता है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2024 में फॉर्म भरा था और वे लोग करेक्शन करना चाहते हैं। इसके अलावा एनओसी को लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे लगातार मैसेज कर रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जब फॉर्म भरा था तब वे लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे और अब वे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो क्या अभी भी उन्हें एनओसी मिल सकती है? इस पर दोस्तों आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लेटेस्ट नोटिफिकेशन की। ये है उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित नई विज्ञप्ति। और ये दोस्तों है विज्ञप्ति जिसके माध्यम से दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने की तिथि को खोल दिया गया है। इसकी जो प्रारंभिक तिथि है वो है 28 जनवरी 2026, यानी कि कल से दोस्तों यहाँ पर संशोधन शुरू हो चुके हैं। और इसके बाद आवेदन पत्र में संशोधित किए जाने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2026 तक दोस्तों रखी गई है। यानी कि पूरा अभी फरवरी तक आपको मौका मिलने जा रहा है। अगर आप दिन गिने तो कुल मिला के आपके पास 28, 29, 30, 31 यानी कि 10 दिनों का आपको समय दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 30 दिसंबर 2025 के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता के अंतर्गत 808 पदों पर सीधी भर्ती के द्वारा चयन हेतु विज्ञापन की शर्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर 31 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। और उक्त विज्ञापन में अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिंदु 10 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20/1/2026 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन एडिट विंडो लिंक निम्नानुसार खोला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको साफ साफ है कि जिन लोगों ने अंतिम तिथि 21/20/1/2026 तक दोस्तों आवेदन प्रक्रिया अपनी पूरी की थी, तो उन लोगों को यहाँ पर अभी आवेदन में संशोधन या परिवर्तन करने का मौका दोस्तों मिलने जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने अभी लेटेस्ट फॉर्म भरे हैं वे लोग यहाँ पर संशोधन या फिर करेक्शन कर पाएंगे। 2024 के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था उनका वहाँ पर इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। केवल और केवल जिन अभ्यर्थियों ने अभी नवीन फॉर्म भरा है उनको ही यहाँ पर मौका मिलेगा, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट है कि उनका फॉर्म पहले ही सबमिट हो चुका है। उनके लिए दैट टाइम पे करेक्शन विंडो खुली होगी जिस पे जो भी संशोधन करना था वे लोग कर चुके हैं, उनको एक बार अवसर मिल चुका है। यहाँ पर साफ साफ जैसे कि लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में क्या क्या लिखा हुआ है कि केवल एक बार के लिए अवसर मिला, तो एक बार वहाँ पर पूरा अवसर मिल चुका है। अब बार बार अवसर नहीं मिलेगा। बार बार दोस्तों मैंने अपनी पिछली जो वीडियोस थी उसमें भी दोस्तों आपको बताया था कि ये 2024 वालों के लिए करेक्शन विंडो नहीं होगी। ये केवल और केवल जिन्होंने अभी 2025-26 में फॉर्म भरे हैं उनके लिए करेक्शन विंडो होगी। अगर मेरी कोई बात अगर आपको सही नहीं लगती है तो आप एक काम करिएगा, ज़रूर चेक करिएगा और मुझे भी बताइएगा कि क्या आपकी करेक्शन हो पा रही है। 2024 वालों की करेक्शन अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रही, क्योंकि मैंने भी चेक किया। अगर किसी हो पा रही होगी तो मुझे भी बताइएगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा पूरा अनुमान है, अनुमान क्या है पूरा मतलब साफ साफ यहाँ पर स्पष्ट है कि 2025-26 वालों को ही यहाँ पर करेक्शन का मौका मिल पा रहा है। तो जो लिंक है यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं वो है 6 फरवरी तक खुला हुआ। तो अभी भी अगर किसी से गलती हो गई है, कहीं पर कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो आप अभी भी अपना करेक्शन दोस्तों कर सकते हैं।
और ध्यान रखें कि कोई भी करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो अभी भी आपको दोस्तों यहाँ पर मौका मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एनओसी के बारे में। एनओसी का मतलब दोस्तों होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता किस किस को होती है? मेरे पास कई सारे मैसेज आए और बेसिकली उन लोगों के मैसेज आए जो कि प्राइवेट जॉब में भी हैं और या फिर किसी आउटसोर्स में हैं, लाइक अगर मान लेते हैं बीआरपी सीआरपी में हैं, या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं, या किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, या संविदा के कर्मचारी हैं, या उपनल के कर्मचारी हैं, और इसके अलावा गेस्ट टीचर हैं। उनके मुझे मैसेज आए तो वो कहने लगे कि सर क्या हमें एनओसी की आवश्यकता है? और हमने जब अपने फॉर्म में अप्लाई किया है तो हमने, कई और लोगों ने यस लिखा है कि क्या आप जॉब करते हैं, कई लोगों ने नो लिखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि एनओसी की आवश्यकता किसको रहेगी। एनओसी की आवश्यकता दोस्तों उन लोगों को है जो कि राजकीय कर्मचारी हैं। राजकीय कर्मचारी हैं, चाहे वो आपके केंद्र सरकार के अधीन हो, चाहे राज्य सरकार के अधीन हो, उन लोगों को दोस्तों अपने एनओसी की आवश्यकता रहती है डिपार्टमेंट से। तो वे लोग ही एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो लोग प्राइवेट कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्स के माध्यम से भरे हुए हों, चाहे वो उपनल कर्मचारी हों, चाहे वो बीआरपी सीआरपी हों, उनको यहाँ पर एनओसी की आवश्यकता नहीं है। वे जब चाहें अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं और राजकीय सेवा में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनके लिए एनओसी की बाध्यता नहीं है। तो उन लोगों ने चाहे अपनी जॉब में यस लिखा हो या नो लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने नो भी लिख दिया है गलती से तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको एनओसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और देन अगर आप नो लिखते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर रहेगी। लेकिन ध्यान रखना है कि वो कब की बात है, जब आप अभी फॉर्म भर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि जब आपने 2024 में फॉर्म भरा होगा, दैट टाइम आप लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, तो आपका नो बिल्कुल काम होगा, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको अभी भी तोड़ बताया था कि अभी जो लोग फॉर्म भर रहे हैं और अभी उनके पास एनओसी नहीं है, 2024 में उन्होंने फॉर्म भरा था, तो वे लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट को सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक सूचना और देना चाहूँगा कि अभी भी आप लोग एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप एनओसी के लिए आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एनओसी के लिए अप्लाई करने का एक फ़ायदा दोस्तों यहाँ पर आपको रहेगा, जो टीचर्स हैं खासकर मैं उनको बता रहा हूँ। कुछ विभाग हो सकता है कि एनओसी आपको ना दे। देखिए, ज़्यादातर नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स की मैं बात करूँ, कार्यालय की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर एनओसी मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन टीचिंग डिपार्टमेंट में क्योंकि आप ऑलरेडी एलटी टीचर्स हैं, वहाँ से दोस्तों आप अपग्रेड होके लेक्चरर बनेंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा फ़ायदा मिल सकता है। बाकी डिपार्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। चाहे आप कार्यमुक्ति लेके जाएँ, चाहे आप रिज़ाइन देके जाएँ। लेकिन क्योंकि अगर आप एलटी टीचर हैं, तो ख़ासकर ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि फ़िलहाल में एलटी टीचर्स हैं। तो एलटी टीचर्स को एक फ़ायदा ये मिल सकता है कि भैया जब वो एलटी से प्रवक्ता दोस्तों बनेंगे, तो उनको पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं आपकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा हो रही होगी प्रवक्ता से, तो आप जब प्रवक्ता ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको जो सैलरी आपको मिल रही थी वही सैलरी आपको मिलेगी। ये दोस्तों आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा, जिसको हम पे प्रोटेक्शन दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं। बाकी अन्य डिपार्टमेंट्स की हम बात करें तो वहाँ पर तो आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में हैं, या पीडब्ल्यूडी में हैं, या आप जिलाधिकारी कार्यालय में काम करते हैं, कनिष्ठ सहायक के पद पे है, या किसी अन्य पद पर हैं, तो फिर वहाँ पर आपका पे प्रोटेक्शन फॉर्मूला लागू नहीं होता, क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे होते हैं। तो इन दैट केस आप एनओसी लेते हो या रिजाइनेशन करते हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप एलटी टीचर हैं और आप अगर मान लेते हैं एनओसी पाने में अ, मतलब आपको एनओसी अगर मिल जाती है, तो फिर आपको दोस्तों ये फ़ायदा दोस्तों मिल जाएगा। चाहे आप प्राइमरी टीचर हैं, मैं खाली एलटी टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी हैं, एलटी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एनओसी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और मैंने जहाँ तक सुना है एनओसी मिल भी आपको जाएगी, क्योंकि आपका ये टाइम वैलिड रहेगा, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा था दैट टाइम यू वर नॉट एम्प्लॉयड, सो दैट टाइम आपने नो भरा। ठीक है,
अब आपका फॉर्म पहले से चल रहा है क्योंकि आप डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एनओसी के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि ये आपके सेवा नियोजक पर डिपेंड करेगा कि वो आपको एनओसी देता है, नहीं देता। मैं 100% तो नहीं कह सकता कि एनओसी मिल जाएगी, बट ट्राई करने में क्या फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलेगी। और या फिर आप अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से सूचित कर दीजिए ताकि वो आपको आगे जाके कार्य मुक्त कर सके। कार्य मुक्त नहीं भी कर सकते तो कम से कम रिज़ाइन आपका एक्सेप्ट कर ले। तो लेकिन आप ट्राई करिएगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं जो कि शिक्षा विभाग में हैं, और शिक्षा विभाग में मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई और बहुत लोगों से जानकारी ली गई, तो उनके द्वारा बोला गया कि किसी किन्हीं केसेस में एनओसी आपकी मिल जाती है। आपके केस को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि 2024 में जब आपने फॉर्म भरा था, आप लोग एम्प्लॉयड नहीं थे। चाहे प्राइमरी टीचर की मैं बात करूँ, चाहे एलटी शिक्षकों की बात करूँ, तो प्राइमरी और एलटी शिक्षकों को एक फ़ायदा है एनओसी लेने का। वो ये फ़ायदा हो सकता है कि उन लोगों का अगर स्केल अगर प्रवक्ता से थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे एलटी टीचर्स हैं जो कि पुराने हैं। देखिए, ऑब्वियसली बात है कि जो अभी एलटी टीचर्स लगे हैं उनका स्केल तो प्रवक्ता से ऊपर नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं भर्ती बहुत लंबी हो गई, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद अगर जॉइनिंग मिलती है, सो इन दैट केस जो एलटी में काम कर रहे होंगे तो उनको ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा पे लेने लग जाएँगे लेक्चरार से। सो ऐसे में उनको थोड़ा-सा पेड प्रोटेक्शन का फ़ायदा मिल जाएगा, और कोई ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। और अगर मान लेते हैं कि अभी आपका हाल-फिलहाल में प्रवक्ता भर्ती हो गई और विदिन अभी 5-6 महीने या 7 महीने के अंदर आपकी जॉइनिंग अगर हो जाती है रिज़ल्ट आके, तो फिर तो दोस्तों आप रिज़ाइन दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलटी का जो स्केल है वो 4600 ग्रेड पे, उसमें 4800 ग्रेड पे तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 2 साल तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, या मिनिमम से मिनिमम 1.5 साल दोस्तों लग सकता है कि अगर आप मान लेते हैं कि विदिन जुलाई से या जुलाई के बीच में, मान लेते हैं अगर आपने दिसंबर में जॉइन किया या दिसंबर में जॉइन किया, तो आपका नेक्स्ट आपका जुलाई में लग जाएगा। तो 1.5 साल तो आप मान के चलिए कि इतना तो आपका लगेगा ही लगेगा उस स्केल तक दोस्तों पहुँचने के लिए, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जो ओल्ड वाले एलटी वाले हैं, वो तो ऑलरेडी ले रहे होंगे, ऑलरेडी अर्थ मतलब कि लेक्चर से ज़्यादा स्केल ले रहे होंगे, और उन्होंने ऑब्वियसली बात है कि 2024 में जब फॉर्म भरा होगा तो देन दैट टाइम उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई किया होगा, तो उनको तो एनओसी उनका लेना बनता है। और अदरवाइज़ उनके पास और कोई चारा भी नहीं है, उसके बिना उनको फॉर्म भरना भी नहीं चाहिए। एनओसी तो उनको लेनी लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर एनओसी नहीं भर मिलती है तो आपको एनओसी के लिए अप्लाई करके ही फॉर्म भरना चाहिए। तो ये वीडियो मेरी खासकर उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादातर बार बार मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर, हमने अभी अब तक एनओसी नहीं ली है, हमने फॉर्म 2024 में भरा था, 2024 में हम लोग अनएम्प्लॉयड थे, आज हम प्राइमरी टीचर हैं या फिर हम एलटी टीचर हैं, तो क्या करें? तो आप लोग दोस्तों बेफ़िक्र होकर एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए, या अपने डिपार्टमेंट को सूचित कर दीजिए कि हमारे द्वारा ये भरा गया है और इसके लिए एक अनापत्ति प्रमाण पत्र ले सकते हैं। अगर मिल जाता है तो फ़ायदा है, नहीं भी मिलता है तो भी कोई घाटा नहीं है। बस ये है कि अगर मान लेते हैं अगर थोड़ा-सा इन केस अगर भर्ती थोड़ा लंबी चलती है, तो फिर आपका पे प्रोटेक्शन का आपको फ़ायदा यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।